वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी के एक यूनिट है, यूनिट 8 सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे डार्लेन लेटाने के, जो हेल्पिंग मॉडल है, जिसमें कोई भी बायस्टैंडर किस तरह से हेल्प करता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, ये एक 5 स्टेजेस मॉडल है। हम इसके बारे में पूरा अच्छा डिटेल में ये सारी चीजें समझेंगे। और ये वाला टॉपिक जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी आने वाली जो एग्जाम है यूजीसी नेट दिसंबर की, उसमें आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम क्या क्या बात करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि बायस्टैंडर होता क्या है। ठीक है, बायस्टैंडर इफेक्ट क्या है। बायस्टैंडर इफेक्ट के बाद में हम बात करेंगे कि जो डार्ले और लेटाने ने है जो अपना प्रैक्टिकल किया था, उस प्रैक्टिकल से उन्होंने क्या क्या स्टेजेस निकाली है हेल्पिंग बिहेवियर को लेकर के। इसके साथ साथ हम बीच में ये भी देखेंगे कि प्रो सोशल बिहेवियर और एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो बने रहिएगा। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों की तैयारी को ये कहीं ना कहीं बूस्ट देगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ पे डार्ले और लेटाने का जो थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, एक इफेक्ट के बारे में जानेंगे। वो इफेक्ट है आपका बायस्टैंडर इफेक्ट। हम बात करेंगे बायस्टैंडर इफेक्ट। ठीक है, बायस्टैंडर इफेक्ट को जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर बायस्टैंडर होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली बायस्टैंडर जो है, आप लोगों को एक सिचुएशन अज्यूम करनी है कि आप लोग एक सड़क पे जा रहे हैं। ठीक है, सड़क पर जा रहे हैं तो आपने देखा कि कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कोई पर्सन है XYZ, उसका एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे एकदम से क्या हुई कि बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, बहुत सारा क्राउड आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जब उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसके आसपास जो लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, तो वो जो भीड़ है, वो जो क्राउड है, जो सब साथ में मिलकर के उस इंसान को देख रहे हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, ये सब लोग आते हैं बायस्टैंडर में। ठीक है, इस सबको क्या बोलते हैं, बायस्टैंडर बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आई। अब ये क्या होता है बायस्टैंडर इफेक्ट। बायस्टैंडर इफेक्ट से पहले हम लोग जानेंगे कि ये आखिर आइडिया आया कब था। बेसिकली आप देखिए बोर्ड पे, तो बोर्ड पे मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, पर्सन है किटी जेनोविस मर्डर। ठीक है, तो ये जो है किटी जेनोविस जो थी, ये अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है वहां की रहने वाली थी। ठीक है, बेसिकली इनका जो मर्डर केस हुआ था उसकी वजह से बायस्टैंडर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को। अच्छा, ये जो आपकी है, ये दिख रही है यहाँ पे, ये है ना किटी जेनोविस थी, इनके मर्डर केस के ऊपर ही ये वाली चीज लागू हुई थी। अच्छा, इनके साथ हुआ क्या था वो समझ लेते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट है जहां पर क्या हुआ था, इनका मर्डर हो गया था सबके सामने 3 बजे के आसपास दिन में। ठीक है, दिन के 3 बजे थे और दिन के 3 बजे क्या हुआ था, कुछ लोग आए। ठीक है, इनका मर्डर किया, इनको स्टेप्ड किया, स्टेप्ड करने के बाद में इनको सेक्सुअली हरास भी किया, असोल्ट भी किया। गेटिंग द पॉइंट। तो मतलब कि दिन का टाइम, 3 बजे का टाइम, और अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी कार्टून इमेज यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको देखना है ये कार्टून इमेज में यहाँ पे उसका मर्डर कर रहे हैं ये जो उसके मर्डरर है वो लोग। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं कि है ना किसी को मदद करना चाहिए, कोई और हेल्प कर देगा, इस तरीके से ये कर रहे हैं। लेकिन इतने भरे इतनी भरी पूरी जो सड़क थी, वहां पे इतने सारे लोग थे, लेकिन किसी ने भी जो है किटी की हेल्प नहीं की। ठीक है, और उसके मर्डरर ने इजीली उसका मर्डर कर दिया, उसको सेक्सुअली असोल्ट किया। ठीक है, तो ये वाली चीज जब हुई थी तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा हाईलाइट का पॉइंट बनी थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एक सड़क पे दिन दहाड़े किसी को पूरी तरह से स्टेप्ड कर दिया, सेक्सुअली असोल्ट कर दिया, और किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ हेल्प नहीं की, किसी ने कुछ उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। तो इस वजह से डार्ले और लेटाने के दिमाग में आया था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तब जाके फिर बाद में बायस्टैंडर इफेक्ट आया था। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क की वो सड़क है जहां पे उनके साथ में मर्डर मिस्ट्री हुई थी, मतलब ये मर्डर हुआ था, उनका स्टेप्ड किया था, ये वो व्यक्ति है। ठीक है, बात समझ आ रही है। इनका नाम था किटी जेनोविस। 1964 की ये घटना है। ठीक है,
1964 की घटना है। इसके साथ में आप लोगों को याद रखना है कि न्यूयॉर्क शहर में यानी कि अमेरिका में ये इंसिडेंट हुआ था। देखो यहाँ पे देखिएगा, जो उसके अटैकर थे, स्टेप्ड एंड सेक्सुअली असॉल्ट हर विद इन अ फ्यू यार्ड्स ऑफ हर अपार्टमेंट बिल्डिंग, मतलब कि कुछ ही दूरी पर जो जहां पे उनका घर था उससे कुछ ही डिस्टेंस पे उसके अटैकर्स जो थे उन्होंने उसको स्टेप कर दिया था, सेक्सुअली असॉल्ट किया था। वहां पे डेफिनेटली और भी लोग रहते थे, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने किटी की हेल्प तक नहीं की। ठीक है, तो ये बहुत पेनफुल और बहुत एम्ब्रेसिंग करने वाला मूवमेंट था। ठीक है, देखते हैं इसको आगे की तरफ। ये देखिए, उस टाइम में न्यूज़पेपर में जो है न्यूज भी आई थी, फॉर मोर देन हाफ एन आवर 38 रेस्पेक्टेबल, मतलब वहां पे कितने लोग अवेलेबल थे, 38 लोग जितने बाई स्टैंडर्ड थे ना, कितने बाई स्टैंडर्ड, 38 बाई स्टैंडर्ड लोग थे वहां पे, लॉ अबाइडिंग, जो कि लॉ को जानते थे, ठीक है, लॉ को समझने वाले सिटीजन्स थे। उनकी मौजूदगी में इन क्वींस वॉच्ड अ किलर स्टॉक एंड स्टेप ऑफ वीमेन इन 3 सेपरेट अटैक्स इन अ क्यू गार्डन्स। ठीक है, क्यू गार्डन के पास में घटना हुई थी, इसलिए याद रखेगा कि है ना 38 लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में किटी का किसी ने आकर के स्टेप करके मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद में उनको सेक्सुअल असॉल्ट किया और किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो इसको देखते हुए बाई स्टैंडर का इफेक्ट आता है। बेसिकली क्या होता है कि जब किसी के साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ होता है, किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट होता है, तो वहां पे जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ही कम संभावना होती है कि जो विक्टिम है उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मतलब बाई स्टैंडर के नंबर जितना ज्यादा होगा, आसपास खड़े लोगों का झुंड जितना बड़ा होगा, उतने ही कम चांसेस है कि सामने वाले को हेल्प मिलेगी। ये बाई स्टैंडर इफेक्ट है। थोड़ा होपफुली आपको समझ आया होगा। तो इस घटना को देख के, ये देखो 38 विटनेस थे, कितने बाई स्टैंडर थे, बाई स्टैंडर मतलब कि जो दूर खड़े होके देख रहे होते हैं घटना को, तो कितने बाई स्टैंडर थे यहाँ पे, 38, तो भी ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो अगर थोड़ा और आगे बात करेंगे हम, तो फिर ये घटना देख के जो लेटाने थे और डार्ले थे, इन्होंने हाइपोथेसिस किया कि पैराडॉक्सिकली इट माइट लेवल बीन द लार्ज नंबर ऑफ बायस्टैंडर दैट विटनेस द मर्डर दैट लेड टू फेलियर टू हेल्प, मतलब कि डार्लो लेटाने ने बताया कि जितने ज्यादा बायस्टैंडर लोग होंगे, जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ बायस्टैंडर होंगे, उतने ही कम चांस है कि जो विक्टिम है उसको हेल्प मिलेगी। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि बायस्टैंडर इफेक्ट होता क्या, इसी को बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि डार्लो लेटाने ने बताया था। तो चलते हैं आगे की तरफ। इसी को फिर आगे उन्होंने एक थ्योरी भी दी, देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दिया है कि है ना सामने वाला कोई विक्टिम है, कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ इंसान है जिसको हेल्प की जरूरत है, और यहाँ पे देखिए कितने सारे बायस्टैंडर, बहुत सारे लोग हैं, सब सोचा ही विल बी हेल्प, कोई मदद करेगा, ये सोचा है कोई और हेल्प कर देगा, ये सोचा कोई हेल्प कर देगा, कोई ये सोचा है कोई और हेल्प कर देगा, तो सब सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है, कोई और, कोई ना कोई तो कर ही देगा, कोई ना कोई तो कर ही देगा मदद उसकी। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है, बेचारे विक्टिम के साथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो है ना बहुत बार विक्टिम्स की डेथ तक हो जाती है, लेकिन उसको किसी की हेल्प नहीं मिलती है बायस्टैंडर इफेक्ट के चलते हुए। ठीक है, तो ये आपका पूरा बायस्टैंडर इफेक्ट होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। चलते हैं प्रो सोशल बिहेवियर और एल्टुरिज्म की तरफ। ठीक है, तो जब हम प्रो सोशल और एल्टुरिज्म की बात करते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है, प्रो सोशल बिहेवियर का मतलब ये होता है कुल मिलाकर के जब आप चाहते हैं किसी की हेल्प करना। ठीक है, जब आप किसी की इस तरीके से हेल्प करते हैं कि आप उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसको उसकी जो सिचुएशन है उससे ऊपर उठाना चाहते हैं, तो ये होता है आपका प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है, बात समझ आई। तो प्रो सोशल बिहेवियर बेसिकली होता है बिहेवियर, एक्शन की बात करेगा। ठीक है, वहीं जो एल्ट्यूरिज्म है वह भी यही बताता है। ये देखिए एक बार देख लेते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर आर दोज इंटेंडेड टू हेल्प अदर पीपल, जो दूसरों की, प्रो सोशल बिहेवियर वो बिहेवियर है जहां पे हम इंटेंड करते हैं सामने वाले की मदद करने का। ठीक है, लेकिन जो एल्ट्यूरिज्म है इज द प्रिंसिपल एंड मॉरल प्रैक्टिस ऑफ कंसर्न फॉर हैप्पीनेस ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स, रिजल्टिंग इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ बोथ इंटेलिजेंट, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। बेसिकली क्या होता है, जब हम प्रो सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो हम वहां पे सामने वाले की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन
जब हम बात करेंगे एल्ट्यूरिज्म की, यहाँ पे भी हम सामने वाले की हेल्प करना चाहते हैं और यहाँ पे हमारा कोई सेल्फ हमको हेल्प करने के बदले में सामने वाले से कुछ चाहिए नहीं। गेटिंग द पॉइंट, हम प्योर इंटेंशन के साथ हेल्प करना चाह रहे हैं, सेल्फलेस होकर के हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी एग्जाम में आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा। कैसे? प्रो सोशल बिहेवियर में कंफ्यूज करेगा, किसके साथ में? एल्ट्यूरिज्म के साथ में। तो आप लोगों को मैं एक कीवर्ड दे रही हूँ, आप लोग याद रखेगा कि जब प्रो सोशल बिहेवियर की वो बात करें ना, तो आप लोग याद रखेगा कि प्रो सोशल बिहेवियर इज ऑल अबाउट एक्शन। आप जा रहे हैं किसी की मदद के लिए, और यहाँ पे प्योर ऐसा नहीं होगा कि आप जिसकी मदद कर रहे हो उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर उसके बदले में अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो यू हैवंट एनी प्रॉब्लम इन इट, right? So must remember this thing that you must have remember this thing that pro-social behavior is all about to act, and there is no pure selfless action that आप थोड़ा बहुत अगर आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, लेकिन आप हेल्प करना चाहते हैं। Whereas altruism is a motive, जिसमें आप बिल्कुल सेल्फलेस होकर के सामने वाले के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसकी हेल्प करने का मन बना रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आप लोग याद रखिएगा ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। डन, चलिए, होपफुली प्रो सोशल बिहेवियर और एल्ट्यूरिज्म आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आज के जो मेन आपकी डार्ले और लेटाने की थ्योरी की जो 5 स्टेजेस है उनके बारे में एक एक करके समझते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। तो बेसिकली जब हम डार्ले एंड लेटाने की थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, मेनली तो उन्होंने 1968 में ही इनका आइडिया उनके रिप्रेजेंट किया था, बट उनकी थ्योरी आई थी 1970 में, ठीक है। तो जब 1970 में उनकी थ्योरी आई है तो इन्होंने क्या बताया? 5 स्टेट प्रोसेस बताई ड्यूरिंग बाय स्टैंडर्ड सिचुएशंस द पोटेंशियल इमरजेंसी। मतलब किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में जो बाय स्टैंडर्ड है वो कब हेल्प करेंगे, कब हेल्प नहीं करेंगे, उसको लेकर के उन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। एक एक स्टेज को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत तरीके से समझना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है, लेकिन मैं आपको इसको इससे समझाऊंगी, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे पूरी 5 स्टेजेस दी है, आप लोग याद रखिएगा, ये मेन इवेंट है, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? जिनको आपको याद रखना है। डन, चलिए आइए, चले, ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप आप लोगों को जो याद रखनी है वो देखेगा, देखे, ये है ना, समझाने से पहले आप लोगों को एक सिचुएशन अज्यूम करके चलना है। लेट्स सपोज कि आप अपने घर से जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है, बाय फुट जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। डन। तो अब अगर पैदल जा रहे हैं आप रास्ते में, तो आपने क्या देखा कि साइड में किसी का किसी कोई लेट्स सपोज कोई पर्सन है, उसका कोई XYZ पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। वो एक्सीडेंट हो गया तो वो है ना साइड में है, जैसे उसका एक्सीडेंट होता है आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली सिचुएशन आप माइंड में रखिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप को समझने में आसानी हो जाए। देन, गेटिंग द पॉइंट? चलते हैं नंबर 1 की तरफ। जब हम नंबर 1 की बात करेंगे, नंबर 1 स्टेप है, नंबर 1 स्टेप में अगर आप सड़क से जा रहे हो और आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, ठीक है, लाइक आप अपनी ही सिचुएशन में इतना ज्यादा बिजी है, अपने आप में इतना ज्यादा बिजी है, आपको घर से जाना है, आप फुर्ती से निकले और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि फटाफट जाना है, जल्दी आना है, दूसरा काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है। तो अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग में थिंकिंग कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे, तो आपको पता नहीं होगा या आपका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ जिसका एक्सीडेंट हुआ या जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ध्यान नहीं जाएगा तो आप हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे ही नहीं। गेटिंग द पॉइंट? तो फेलियर कब हो जाता है इस सिचुएशन में? जब हम अपने अंदर रहते हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, या ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ हो वो आपसे बहुत ज्यादा दूर हुआ, आपको दिख नहीं रहा,
तो भी आप उसको इमरजेंसी की सिचुएशन देख करके वहां नहीं नोटिस नहीं कर पाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आसपास बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, इतना ज्यादा क्राउडेड प्लेस हो कि आपको वो प्लेस या वो इंसान दिखे ही ना जिसके साथ में दुर्घटना हुई है, जिसके साथ में एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर आप नोटिस करने में फेल हो जाते हो। लेकिन नंबर 1 स्टेप होता है कि हम नोटिस करें कि कहीं पे कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट स्टेप है, क्या आता है, नोटिस द इवेंट। नंबर 1 कि हम सबसे पहले इवेंट को नोटिस करेंगे। आपको पता होगा कि हाँ भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई गिरा, कोई बाइक से गिर गया और भीड़ इकट्ठे हुए। अगर आपने ध्यान दिया तो ये नंबर 1 स्टेप। अगर आप ध्यान नहीं दे पाए तो यहीं से आपका खत्म हो गया, आप हेल्प तो करेंगे नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या हुआ है। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, जब हम नंबर 2 पे जाएंगे तो इंटरप्रेट द इवेंट एज एन इमरजेंसी। मतलब कि क्या हुआ कि वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ उसको आपको समझना है कि भाई ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, इस बंदे को ब्लीडिंग हो रही है और ये बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, इसको फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। पहले आपको ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है। गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कभी बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस का शिकार हो जाते हैं। ये प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस क्या होती है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको। अगर आपको यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा हो तो आप इसको ये लिख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप ढंग से इस चीज को समझ नहीं पाते हैं तो इसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। अब प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देंगे हम लोग। बेसिकली इसका मतलब होता है इंटरप्रेट द इवेंट एज अ नॉन इमरजेंसी। मतलब क्या हुआ कि आपने नोटिस किया कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप वहां पे गए और जाने के बाद आपने देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, वहां पे कितने सारे लोग हैं, वहां बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। ठीक है, अपने आप में बस ऐसे ऐसे खड़े हुए और ऐसे देख रहे। ठीक है, और ऐसे ऐसे जता रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है तो हो रही है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली। तो आपने देखा कि यार ये सब लोग भी तो ऐसे ही खड़े हैं, मतलब कोई इमरजेंसी वाली बात ही नहीं है। अगर इमरजेंसी वाली बात होते तो कोई ना कोई दौड़ के हेल्प करता। ठीक है, सब आराम से मुख दर्शक बन के खड़े, इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चंगा है। ठीक है, तो आपने क्या समझ लिया, आपने सिचुएशन को गलत एनालाइज किया, गलत इंटरप्रेट किया। सबको देख करके आपने भी क्या सोच लिया कि यहाँ पे इमरजेंसी है ही नहीं, यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं हेल्प की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, यानी कि सामूहिक रूप से आपने इग्नोर कर दिया किस चीज को, इमरजेंसी को। गेटिंग द पॉइंट। तो ये होता है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। होपफुली बात समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला जो स्टेप है बेसिकली आपका, वो है आपका अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स सपोज आपने नोटिस कर लिया इवेंट को, आपने इंटरप्रेट भी कर लिया नंबर 2 पे कि हाँ प्रॉब्लम है, जरूरत है, ठीक है, हेल्प करने की। नंबर 3 पे अगर आप ये 2 स्टेप सक्सेसफुली कवर अप कर लेते हैं तो नंबर 3 पे आप लोग पहुंचोगे अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3 पे क्या आएगा, अज्यूम रिस्पॉन्स। आप गए, आपने देखा पास में कि यार इसको ब्लीडिंग हो रही है, चलो ठीक है भाई ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को उसकी हेल्प करनी। ठीक है, तो जब आप उसकी हेल्प करने के लिए जाएंगे, आप जब देखेंगे कि यार ये ना ये बहुत बंदा परेशान है, इसकी हेल्प करनी ही है मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन होगी। इसके अपोजिट सिचुएशन भी होती है। इसके अपोजिट सिचुएशन क्या होगी, अच्छा आप लोग है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ पे जो डालने और लेटाने की जो स्टेप है मैंने वो बताए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आपकी कुछ गड़बड़ होती है, आप समझ नहीं पाते और उसको मदद नहीं मिलती है, तो यहाँ पे फेलियर, अगर इस स्टेप में फेल हो गए तो ये सिचुएशन है। तो बेसिकली जब आप फेल होते हो किसी स्टेप में तो ये वो वाली सिचुएशन है सारी। डन, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। तो अगर आप बात करेंगे तो एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपने समझ लिया कि मुझे हेल्प करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये नहीं किया तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है कि अगर आप फेल हो गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानने में तो यहाँ पे हो जाता है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेल टू अज्यूम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि जब अगर इस तरीके से हो गया, क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है,
आपको पहली बात तो ये होता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी थी कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे मदद करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि वहां पे जस्ट बिकॉज कि वहां पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, आपने सोचा कि यार कोई और मदद कर देगा, कोई और मदद कर देगा, कोई ना कोई है, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा, तो मुझे मदद करने की क्या जरूरत है, मुझे हेल्प करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलता है कि जब आपके आसपास बहुत सारे बाय स्टैंडर होंगे तो आप मदद नहीं करेंगे, ठीक है, आप दूसरों के ऊपर वो बात डाल देंगे कि कोई और कर देगा, जैसा कि हमने बाय स्टैंडर इफेक्ट में पढ़ा भी, जो किटी जेनवोस के केस में हुआ था, ठीक है। किटी के केस में यही हुआ था ना कि उनको सड़क पे स्टेप कर दिया, सेक्सुअल असोल्ट कर दिया, लेकिन सब लोग आसपास खड़े होकर के सिर्फ चुपचाप होकर के बाय स्टैंडर की तरह देखे, लेकिन कोई हेल्प करने नहीं गया। सभी सोच रहे थे कि ये हेल्प कर देगा या ये हेल्प कर देगा या कोई ना कोई तो कर ही देगा, ठीक है, या फिर हो सकता है इसको हेल्प की जरूरत ही ना हो, ठीक है। तो ये होता है, क्लियर। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करके रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफ्यूज हो गई, क्लियर, या बायस्टैंडर इफेक्ट इसी को कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये तीसरी स्टेप है। चौथे स्टेप पे हम जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपने ये स्टेप और ये स्टेप सक्सेसफुली गेन कर ली, तो आप फोर्थ स्टेज पे पहुंचोगे। जो फोर्थ स्टेज है वो है नो एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये कि ले सपोज आपने देखा कि ब्लीडिंग हो रही है बंदे को, और आपने मान भी लिया कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हेल्प करूंगा, और आप हेल्प करने चले गए, ठीक है, कि चलिए भाई इनकी हेल्प करेंगे। अब आप हेल्प करने गए और आपको पता चला कि जो मतलब कि सामने वाला पर्सन है, आप उसको खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है। दूसरा ये कि आपके पास फोन भी नहीं है। तीसरा ये है कि जो आप है ना, आसपास कोई ऑटो या कोई और व्हीकल भी नहीं है जिसपे आप उसको ले जा सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास अप्रोप्रिएट फैसिलिटी नहीं है सामने वाले को असिस्टेंट करने की, तो आप फिर उसकी हेल्प नहीं कर पाए। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास में स्किल है, आपके पास में अप्रोप्रिएट असिस्टेंट, उसको असिस्ट करने के लिए आपके पास में अप्रोप्रिएट नॉलेज है या अप्रोप्रिएट आपके पास में फैसिलिटी है जिससे आप उसकी हेल्प कर सको, तो ये फोर्थ स्टेज आपकी क्या होगी, पार हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है, आपको संभालना नहीं आता है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास सुविधा नहीं है जिसकी जो उस टाइम पे उसको जरूरत है, जिसकी वजह से उसकी जान बच सकती है, जिसकी वजह से आप उसको हेल्प कर सकते हो, तो अगेन फिर आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने कर दी, अगर आपके पास स्किल है, ले सपोज कि आपके पास फोन है, आपने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस को बुलाया, ठीक है, और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो फोर्थ स्टेज क्या हो गई, कवर अप हुई। लेकिन अगर आपके पास फोन नहीं है, आसपास ऑटो रिक्शा भी नहीं है, ठीक है, कोई और व्हीकल भी नहीं है जिसपे आप उसको पहुंचा पाओ हॉस्पिटल तक, तो अगेन आप उसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात बताई गई है जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ स्टेज की तरफ जो कि लास्ट है। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि इम्प्लीमेंट डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे फाइनली आपने एम्बुलेंस वाले को कॉल किया, एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस ने उस बंदे को हेल्प प्रोवाइड की और उसको हॉस्पिटल लेके चले गए, ठीक है। तो आपने जो डिसीजन लिया था कि मुझे इनकी हेल्प करना चाहिए, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब लास्ट स्टेज में अगर गड़बड़ होती है तो वो क्या होती है, वो ये होती है कि यार ठीक है, जैसे आप सोचो कि क्योंकि एक्सीडेंट का केस है, तो अगर आपके दिमाग में ख्याल आ जाए कि यार एक्सीडेंट का केस है, पुलिस केस बनेगा और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी नहीं कर रहा है, बस मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स जनरेट हो रही है, इस तरीके की बातें आपके अंदर आ रही है ना, तो अगेन आप क्या करोगे, लोगों के डर से या फिर जो अलग तरह की चैलेंजेस है, डिफिकल्टी की वजह से आप क्या करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। कि कौन ही पुलिस केसेस में फंसेगा, कौन ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो अगेन आप उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन सब चीजों को साइड करके उसको हेल्प कर दी, तो आपने अपने डिसीजन जो आपने उसकी मदद करने का लिया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बेसिकली ये 5 स्टेजेस है, यहाँ पे वही बताया गया है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो ये वाला आपका वही है जो मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो एक बार इसका ओवरव्यू कर लेते हैं क्या क्या चीजें, देन दिस इज डन फॉर
डार्ले-लेटाने थ्योरी। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी इसको। एक बार देख लेते हैं सारे स्टेप को एक एक करके, ठीक है। नंबर 1 पे तो क्या होगा कि आप क्या करोगे, नोटिस द इवेंट। सबसे पहले आप इवेंट को नोटिस करोगे। आप जा रहे हैं, आपने देखा कि भीड़ आ रही है, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, कहीं पे कुछ हुआ है, तो आपका ध्यान गया, आपने नोटिस किया। नंबर 2 पे आपने क्या देखा कि यार है ना इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, आपने उस सिचुएशन को इंटरप्रेट किया इमरजेंसी के तौर पे कि भाई इसकी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, इसको हेल्प की जरूरत है, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 पे आपने क्या किया, ये देखिए नंबर 3 पे आपने सोचा अरे कि इसको बहुत ब्लीडिंग हो रही, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको चलो कुछ करता हूँ वरना ये मर जाएगा, ठीक है। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने माना कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। नंबर 4 पे आएगा क्या, नो अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ असिस्टेंस, मतलब कि उसको जिसको ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या करना है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तो आप उसकी मदद करने में आप नॉलेज हो, आपको नॉलेज हो, आप कैपेबल हो, आपके अंदर स्किल हो। लाइक उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो आपने क्या किया, फटाफट से उसको जो यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस वाले एरिया को किसी कपड़े से कवर अप किया, एम्बुलेंस को कॉल किया। तो आपके पास में इतनी नॉलेज और इतनी स्किल होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर असिस्टेंट कर सको। डन। नंबर 4 पे होता है। नंबर 5 पे क्या होता है कि फाइनली आपने जो डिसीजन लिया था उसको हेल्प करने का, एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई और उसके साथ बैठ करके आप उसको हॉस्पिटल लेके चले गए, तो आपने अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये तो हो गया आपका क्या, 5 स्टेप जिसमें आप किसी की हेल्प करते हैं। बाई स्टैंडर्ड किसी की हेल्प करता है। अगेन एक बार और बाई स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ। बाई स्टैंडर्ड वो लोग होते हैं जब कभी कोई घटना होती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी हुआ होता है, किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट या कोई दुर्घटना हुई होती है, तो वहां पे आसपास जो लोग जमा होते हैं, वहां पे जो क्राउड जमा होता है, उन क्राउड को क्या बोलते हैं, बाईस्टैंडर बोलते हैं। बाईस्टैंडर इफेक्ट जो कि डार्ले-लेटाने ने बताया, उसमें ये बताया था कि जितने ज्यादा बाईस्टैंडर होंगे उतना कम चांस है कि सामने वाले को, जिसको जो विक्टिम है उसको हेल्प मिलेगी। जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ बाईस्टैंडर होंगे, हेल्प के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये 2 चीजें हमेशा आती है एग्जाम में। एक तो याद रखिएगा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वही बाईस्टैंडर इफेक्ट, और एक और प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस क्या होता है, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस में आपने क्या होगा कि आसपास बहुत सारे लोग जमा होंगे और सब हाथ पैर धरे खड़े होंगे, कोई उसको इमरजेंसी के तौर पे नहीं देख रहा होगा, कोई जरूरत नहीं हेल्प करने की, सिर्फ चुपचाप देख रहे होंगे। तो आप भी सोचेंगे कि यार ये सब लोग चुपचाप खड़े हैं, मतलब इसको मदद की जरूरत नहीं है, तो आपने भी मदद के लिए इग्नोर कर दिया कि क्या ही मदद की जरूरत, कोई नहीं कर, मदद की जरूरत होती तो सब लोग कर रहे होते हैं, ये कुछ कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। डन। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। होपफुली आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और इस तरह के और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। डेफिनेटली उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे। डन। तो लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का, प्लीज अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं बहुत जल्दी एक PYQ सीरीज स्टार्ट करूंगी जिसमें आपके 2018 से लगा के 23 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs के, उसको बाय कॉन्सेप्ट में समझाने की कोशिश करूंगी, और होपफुली आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। और कीप लर्निंग, और बिल्कुल मेहनत करनी है, लास्ट टाइम है, रिवीजन पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल आंसर यू, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।